तो चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी, जो हमने पीछे डाला था, और उसी को हम लोग आगे शुरू करते हैं। इनके बारे में पहले चर्चा करते हैं। इनका टाइम पीरियड आप लिख लीजिए, वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी का 130 से लेके 154 ईस्वी, 130 से लेके और 154 एडी तक। ठीक है। देखो, गौतमी पुत्र सातकर्णी के ये बेटे थे, जिनके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा। जो सबसे महानतम रूलर थे आंध्र सातवाहन युग के, वो गौतमी पुत्र सातकर्णी ही थे। इसके बाद दूसरा नंबर अगर किसी का आता है तो वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी का आता है, तो महानता के लेवल पे। एक बात तो ये, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। देखो, अभी हम लोग आगे आएगा, वो जब वो नॉर्थ इंडिया को पढ़ेंगे ना, तब आएंगे शकाज, शक को पढ़ेंगे हम, शकों को। पीछे चर्चा भी हुई हॉल के बारे में, हॉल के समय में शकों की। जब मौर्यन साम्राज्य डिसइंटीग्रेट हुआ, तो उत्तर पश्चिम की ओर से विदेशियों के आक्रमण होने लगे। उनमें सबसे पहला जो आक्रमण उत्तर भारत पर हुआ, वो हिंद यवनों का था, इंडो ग्रीक्स का था। इंडो ग्रीक्स के बाद शक आए। जनरली शक जो थे, ये मध्य एशिया के रहने वाले थे, और ज्यादातर इतिहासकारों का मत यही है कि राजपूतों का, जाटों का और गुर्जरों की जो एंसेस्ट्री है, वो शकों की ही है। जो इन लोगों के तीनों के पूर्वज थे, दीज वर शक्स, शकाज उनको हम लोग कहते हैं। क्योंकि जो शकों की कल्चर थी, संस्कृति थी, वो इन तीनों की संस्कृति से बहुत मैच करती है आज भी। अब ये उत्तर पश्चिम से आए, और उत्तर पश्चिम से आके इन्होंने, शकों ने गुजरात और राजस्थान का जो एरिया था, इसको जीत लिया था। गुजरात और राजस्थान तक ये रूल करते थे, आज का गुजरात और राजस्थान। इसलिए इनकी बाउंड्री महाराष्ट्र से टच होती थी, और महाराष्ट्र में रूल करते थे सातवाहन रूलर्स, क्योंकि महाराष्ट्र या दक्षिणापथ पूरा आंध्र सातवाहनों के अंडर में था। जब दोनों की बाउंड्री मिल गई तो दोनों में युद्ध भी होना निश्चित हो गया। इसलिए शकों के युद्ध हुए आंध्र सातवाहनों के साथ में, हमेशा झगड़ा रहा इनका। हमने पीछे देखा हॉल के समय में भी झगड़ा हुआ शकों के साथ, आंध्रों का। और दूसरा सबसे बड़ा देखने को मिलता है हम लोगों को वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी के समय में। शकों के जो महंतम रूलर थे शकों के, उनका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, बड़ा फेमस है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय में भी, जो वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी के पिताजी थे, उनके समय में भी शकों ने अटैक किया। उस समय शकों के रूलर शकों के जो राजा थे, उनका नाम था नहपान। लेकिन गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराकर मार डाला। अब नहपान का बदला लेने के लिए उनके जो बेटे थे रुद्रदामन, उन्होंने, बेटे थे या शायद भाई थे, रुद्रदामन, उन्होंने फिर अटैक किया आंध्र के ऊपर, और फाइनली वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी के साथ उनके झगड़े हुए। ये कहते हैं कि रुद्रदामन ने 2 बार इन्हें हराया, वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी को, लेकिन मारा नहीं। और मारा इसलिए नहीं क्योंकि वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी का कोई वैवाहिक संबंध था रुद्रदामन के साथ में। शायद रुद्रदामन की बेटी की शादी वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी से हुई थी, या बहन की, ऐसा कुछ था, जिसकी वजह से उसे मारा नहीं, छोड़ दिया। लेकिन युद्ध जरूर हुए, और उसमें इनकी हार हुई। फाइनली ये हुआ, हाँ शायद बेटी थी, फाइनली ये हुआ अंतिम रूप से कि शकों के लगातार आक्रमण ने आंध्रों की शक्ति को तोड़ दिया, और आंध्र सातवाहन वंश जो फाइनली एक प्रोमिनेंट स्थिति में था, वो टूट के बिखर गया शकों के आक्रमणों के कारण ही। और लगभग एक एक इनके लास्ट रूलर थे जिनका नाम था, जो ठीक ठाक जिन्होंने काम किया, वो यज्ञश्री सातकर्णी थे। इनके बाद डेक्लिनेशन हो गया आंध्र सातवाहनों का। और जो
इनके सामंत थे जिनमें इक्ष्वाकु, कुंतल, अभी मैं चर्चा करूंगा आगे। इक्ष्वाकु लोग रूल करते थे आंध्र प्रदेश के ऊपर। कुंतल या कदम्ब वंश रूल करता था मैसूर के ऊपर, है ना। इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इस तरीके से जो सातवाहन युग था उसकी समाप्ति हुई। तो शकों के आक्रमण ने जनरली सातवाहनों को, आपको केवल यही ध्यान रखना है कि शकों के आक्रमण ने सातवाहनों की को सामान्यतः समाप्त कर दिया, उनको डिक्लाइन किया और फाइनली 250 के आसपास ये वंश समाप्त हो गया। इसके बाद अगर कोई वंश देखने को मिलता है साउथ इंडिया में तो वो इक्ष्वाकु वंश देखने को मिलता है। इक्ष्वाकु और वाकाटक, क्योंकि ये इक्ष्वाकु और वाकाटक दो वंश थे, ये आंध्र सातवाहनों के ही सामंत थे पहले, लेकिन बाद में स्वतंत्र हो गए दक्षिण भारत में। इनमें वाकाटक लोग इंपॉर्टेंट थे। वाकाटक्स को हम लोग थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे, क्योंकि वाकाटक्स के बारे में एक दो बातें ठीक ठीक है, बाकी तो और कुछ हम लोग नहीं पढ़े। देखो, एक कन्हेरी अभिलेख है। कन्हेरी अभिलेख से ये पता चलता है कि इन्होंने शकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और शायद इसी समय विवाह भी हुआ इनका रुद्रदामन की बेटी के साथ में, लेकिन लड़ाई भी हुई, है ना, युद्ध भी। मजबूत पक्ष क्या था? देखो, इनके समय में दक्षिण भारत से समुद्री व्यापार बहुत बढ़ गया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय में ही बढ़ गया था वैसे तो, लेकिन इन्होंने भी उस साउथ इंडिया का जो ट्रेड था उसको बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। इनके जो सिक्के हैं उन पर जहाज का चिन्ह मिलता है, शिप का चिन्ह मिलता है। इसका मतलब कि जहाज और व्यापारिक गतिविधियां एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती होंगी इनके समय में। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, आगे पढ़ेंगे ये हम लोग जब इकोनॉमी देखेंगे इनके समय में, आर्थिक व्यवस्था देखेंगे। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए, लेड के कॉइन्स चलाए। पहले रूलर्स थे जिन्होंने लेड के कॉइन्स चलाए। शायद इसलिए चलाए होंगे क्योंकि व्यापार में वृद्धि हो गई होगी, उत्पादन में वृद्धि हो गई होगी, और सोना और चांदी उस समय उतना रहा नहीं होगा, क्योंकि ये मानते हैं, देखो भारत में सोना चांदी नहीं मिलता था। हम लोगों के यहाँ सोने चांदी के भंडार शुरुआत से नहीं थे। हमारे यहाँ सोना चांदी आता था सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से, उत्तर पश्चिम के रास्ते आता था, या साउथ इंडिया में भी आता था, दक्षिण भारत में तो व्यापार से ही आता था। ये मानते हैं कि जब शक आज आ गए थे उत्तर पश्चिम में, तो लगातार युद्ध बढ़े, उत्तर पश्चिम से व्यापारिक जो स्थल मार्ग था वो अवरुद्ध हुआ और भारत में सोने चांदी की कमी होने लगी थी शकों के समय में। तो एक मत इतिहासकारों का यह भी है कि इस कमी को पूरा करने के लिए सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए, जो उनके यहाँ पर लेड ठीक ठाक मिलता था, तो उन्होंने उसी को सिक्कों के रूप में यूज किया। तो दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि भले ही चाहे इनकी हार हुई हो, लेकिन दक्षिण भारत में इन्हें एक मजबूत राजा माना जाता था और इन्हें दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी इनको दी गई। दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। तो आप ये दो तीन चीजें लिख लीजिए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट है, इनका जो सिक्का था उस पर दो पालों वाले जहाज का चित्र है। दो पाल माने, आपने जहाज देखा होगा, शायद चित्रों में देखा होगा, वैसे तो नहीं, एक कपड़ा सा नहीं टंगा रहता जहाज के ऊपर रस्सियों से बंधा हुआ। देखो, पहले हवा के सहारे समुद्र में जहाज चलते थे, हाथ से नहीं चलते थे, हाथ से तो बहुत सीमित चलते थे। हवा, समुद्र में जो हवा चलती थी वो जहाजों को बहाकर ले जाती थी, इसलिए हवाओं की दिशाओं में जहाज चलते थे।
अब वो हवा के प्रेशर से चलते थे, तो उस प्रेशर को रोकने के लिए एक कपड़ा टांग दिया जाता था बहुत बड़ा बांध के रस्सियों से, आपने देखा होगा, उसको पाल कहते हैं। तो दो पालों का जहाज मतलब बड़ा जहाज, क्योंकि उसमें बड़ा कपड़ा लगा हुआ होगा, दो जगह कपड़ा लगा हुआ होगा, मजबूत कपड़ा लगा हुआ होगा। इसका मतलब वो ज्यादा तेज चल सकता था, ज्यादा वजन लेकर जा सकता होगा, क्योंकि ज्यादा हवा रोक पाता होगा। इसलिए दो पालों के जहाज का इसमें चित्र मिलता है। तो फिर ये भी था कि शिप बिल्डिंग इनके समय में ठीक ठाक थी दक्षिण भारत में। तो ये समृद्धि कह सकते हैं कि इनके समय में दक्षिण भारत में थी। तो फिलहाल लिखना अगले पॉइंट में, इसमें नेक्स्ट लिखना अगला जो राजा था, शिव श्री सातकर्णी। शिव श्री सातकर्णी, शिव श्री सातकर्णी, है ना। इनके बारे में भी लिखना, इनका टाइम पीरियड लिख लीजिए, 154 से 166 ईस्वी, 154 एडी से 166 एडी। देखो ये भी इनके भाई थे, ये वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी के भाई थे। कोई इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में है नहीं, बस यही है कि ये भाई थे और रुद्रदामन के साथ इनका भी कुछ संबंध था, वैवाहिक संबंध थे रुद्रदामन के साथ इनके भी। तो ये 10 सालों तक इन्होंने रूल किया और इसके बाद इनकी डेथ हो गई। फिर इनके बाद यज्ञश्री सातकर्णी रूलर बने, जो कि अंतिम ठीक ठाक रूलर थे आंध्र सातवाहन वंश के, और उसके बाद उनका पतन हो गया। तो लिखना, देखो सातवाहनों के समय की संस्कृति बड़ी इंपॉर्टेंट है, सातवाहना कल्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दक्षिण भारत में ये जो संस्कृति थी, ये दक्षिण भारत की संस्कृति थी सातवाहनों के समय में। जैसे मॉडर्न कल्चर हम लोगों ने इसलिए पढ़ी क्योंकि उत्तर भारत में इंपॉर्टेंट थी, उत्तर भारत के लिए, नॉर्थ इंडिया में कैसे समाज था, कैसे अर्थव्यवस्था थी, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन साउथ इंडिया के बारे में नहीं पता। साउथ इंडिया के बारे में पता चलता है सातवाहन युगीन संस्कृति से, है ना। तो क्या क्या था इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो अगला हेडिंग आप डालना, सातवाहन युगीन संस्कृति, सातवाहन युगीन संस्कृति, द कल्चर ऑफ सातवाहना पीरियड। देखो इनके समय में दो तीन बातें इंपॉर्टेंट थी। जैसे सामाजिक संगठन के लेवल पर या सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी के लेवल पर दो तीन बातें इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये थी, चूंकि ये ब्राह्मण धर्म के मानने वाले थे, तो फिर जो समाज था वो चातुर्वर्ण समाज की जो व्यवस्था थी वो बड़ी मजबूत थी। ब्राह्मण उसमें सबसे ऊपरी पायदान पर थे और जो शूद्र थे वो सबसे निचले पायदान पर थे। ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान था और शिक्षा का कार्य, शिक्षा और शिक्षण का कार्य उन्हीं के पास था। इसलिए ब्राह्मणों को उनकी आजीविका चलाने के लिए राज्य की तरफ से दान दिया जाने लगा। इस भूमि दान को दो तीन नामों से जाना गया। इसे अग्रहार भी कहा गया, इसका नाम था अग्रहार, अभी पढ़ेंगे इसे। एक और नाम इसका देखने को मिलता है ब्राह्मदेव, ब्राह्मदेव इस भूमि को। देखो था क्या, क्योंकि समाज में शिक्षण का कार्य करना और जो नैतिक मूल्य हैं उनका प्रसार करने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों के पास थी। तो फिर अब चूंकि ज्ञान का प्रसार उनको करना था, तो वो फिर शारीरिक श्रम नहीं कर पाते थे या कर सकते थे। इसलिए उनकी जीविका ठीक से चलती रहे तो राज्य ने ये प्रबंध किया कि राज्य अपनी तरफ से उन्हें भूमि जो अनुदान है वो दान में दे देता था। भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स उनको दी जाती थी, कर मुक्त दी जाती थी, उसके ऊपर कोई कर नहीं लिया जाता था राज्य की तरफ से। इन करमुक्त भूमि अनुदानों को ही ब्राह्मदेव या अग्रहार कहा गया सातवाहनास के टाइम में। एक तो बात ये है। अच्छा, इसका एक और कारण भी माना इतिहासकारों ने, उन्होंने ये माना चूंकि चांदी की कमी हो गई थी शकों के आक्रमण की वजह से,
तो धन की कमी हो गई, मुद्रा की कमी हो गई। तो मुद्रा की जब कमी हुई तो भूमि का महत्व बढ़ गया, लैंड का। सामंतवादी सिस्टम मजबूत हो गया। इसलिए फिर भूमि दानों की संख्या भी बढ़ी, तो भूमि अनुदानों की संख्या भी बढ़ी सी देखने को मिलती है। तो बड़े बड़े मंदिरों को या बड़े बड़े जो संगठन थे उनको भूमि अनुदान जो थे वो दिए गए। तो एक बात तो ये, दूसरी बात इसमें ये, क्योंकि लेटर पीरियड में व्यापार बढ़ गया था सातवाहनों के समय में, तो फिर जो वणिक वर्ग है वो भी एक मजबूत स्थिति में पहुंच गया था। समाज में जो वणिक वर्ग है यानी व्यापारी जो वर्ग है वो श्रेणियों में बटा हुआ था। श्रेणी का मतलब होता है व्यापारिक संगठन। जैसे कपड़ा बुनने वालों की एक श्रेणी होगी, फिर कपड़ा धोने वालों की एक श्रेणी होगी। इसको श्रेष्ठी या श्रेणी कहते थे। इसका जो हेड होता था वो श्रेष्ठिन कहलाता था, है ना, श्रेष्ठिन, या उसको फिर बाद में सेठ कहने लगे। हमारे यहाँ वही सेठ हो गए, और दक्षिण भारत में वही लोग चेट्टी हो गए, है ना। जो नाम है केवल अंतर है और कुछ अंतर नहीं। चेट्टी या श्रेष्ठी इनके नाम पर। तो श्रेणियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी श्रेणी और जो व्यापारिक संगठन है वो अस्तित्व में आए। भड़ौच इस समय, भरूच जो कि पश्चिमी तट पर था यानी गुजरात के आसपास का था, वो इस समय इंपॉर्टेंट सेंटर था ट्रेड का, है ना। सिक्कों में चांदी और तांबे के सिक्कों का यूज किया जाता था इनके समय में, जिसका इन चांदी और तांबे के सिक्कों को करशापण कहते थे। कारशापण, ठीक है। वैसे तो यही है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। एक और आप इसमें लिख लेना, एक और बात इसमें लिख लेना, अगले पॉइंट से लिख लेना। देखो, हम लोगों ने पहले देखा ये ऊपर शुंगों के समय में, पिछले वाले क्लास में देखा था कि वैष्णव धर्म जो था वो प्रोमिनेंट हो गया था, भागवत धर्म प्रोमिनेंट हो गया था, और जो भक्ति संप्रदाय था या भक्ति की जो संकल्पना थी ब्राह्मण धर्म में वो आ गई थी। इसलिए उत्तर भारत में तो वैष्णव धर्म इंपॉर्टेंट हो गया, और इसी समय दक्षिण भारत में शैव धर्म इंपॉर्टेंट हुआ। सातवाहनों के समय में शैव संप्रदाय का यहां बड़े लेवल पर उदय हुआ। तो फिर दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर वैष्णव धर्म और ज्यादातर जगहों पर जो शैव धर्म था उसकी प्रधानता थी। नॉर्थ इंडिया में वैष्णव धर्म की प्रधानता थी। इसीलिए आप देखो कि आज भी अगर आप देखोगे ना तो विष्णु के जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं वो आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे। मथुरा, है ना, और वृंदावन, गोकुल, द्वारका, जो इंपॉर्टेंट सेंटर है भागवत धर्म के वो उत्तर भारत में है, जबकि शैव धर्म के दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेंगे। शैव संस्कृति दक्षिण भारत में, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 में से 8 या शायद 9 है दक्षिण भारत में, इसी एरिया में, सेंट्रल और साउथ इंडिया में। तो शैव धर्म इंपॉर्टेंट हुआ इस समय दक्षिण भारत में, और वैष्णव धर्म इंपॉर्टेंट हुआ उत्तर भारत में। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि इस काल में शैव धर्म और शैव धर्म और वैष्णव धर्म दोनों एक इंपॉर्टेंट रिलीजन के रूप में स्टैब्लिश हो गए। तो आप लिखना इसमें हो गया। एक बात इसमें और लिख लीजिए नोट करके। देखो, कुछ लोग कहते हैं चूंकि ये पहले पहले रूलर्स थे जिनके जिनके नाम हम लोगों को इनकी माता के नाम पे मिलते हैं देखने को, कुछ लोग इसलिए ये मानने लगते हैं कि ये इनके समय में मात्र सत्तात्मक समाज होगा। ऐसा नहीं था। समाज तो पितृसत्तात्मक ही था, लेकिन ये जरूर है कि महिलाओं की स्थिति ठीक थी।
ये कहते हैं कि अमरावती स्तूप फाइनली इन्हीं के समय में बना, सातवाहनों के समय में ही बना। तो ये दो बातें लिख लीजिए नोट में। यह माना जाता है कि